हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के एग्जाम के बारे में। जो दोस्तों जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के बोर्ड पेपर के बारे में बच्चों एक भी क्वेश्चन अभी तक तैयार नहीं किया है और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यार हम फिजिक्स के पेपर में फेल ना हो जाए, तो दोस्तों आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ आज का एक वीडियो लेक्चर देखने के बाद ये वाला, ठीक है, आप बच्चों फिजिक्स में पास ही नहीं होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को 12th क्लास फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से जितने सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को बच्चों मैं आप लोगों को आंसर के साथ आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आने हैं, जिससे आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से गॉस की प्रमेय के कथन को लिखिए तथा इसके गणितीय रूप को भी लिखिए। यानी आप लोगों को गॉस की प्रमेय का कथन बताना है, यानी आपको गॉस की प्रमेय बतानी है वो क्या होती है, और साथ में बच्चों आपको गॉस की प्रमेय का जो गणितीय रूप होता है बच्चों, वो भी आपको लिख करके दिखाना है। तो चलिए देखिए, पहले समझाते हैं गॉस की प्रमेय होती क्या है। हेडलाइन आएंगे गॉस की प्रमेय क्या, देखिए। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। और गॉस की प्रमेय का जो सूत्र है, छोटा सा फार्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, ठीक है। तो ये गॉस की प्रमेय का फार्मूला है। अगर देखिए हमने कहा ना गणितीय रूप लिखिए, तो गणित के रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए हम इंटीग्रेशन, ठीक है, ई डॉट डी एज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये इसका बच्चों गणितीय रूप हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस की प्रमेय को आप तैयार करके जरूर जाइए, हर साल पूछी जाती है। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में 2013 में, 15 में, 16 में, 18 में, 23 में, बच्चों ये 25 तक बच्चे एग्जाम में पूछी जाती रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट था और ये दो इसके बच्चों फार्मूले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जो इस बार बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखना है। और ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में 2016 में, 20 में, 21 में, 23 में, बच्चों 2024 तक बच्चों एग्जाम में पूछा जाता रहा है। और इस बार बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखना क्या है, हेडिंग लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या लिखना, देखिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, यानी बी डॉट डी एल पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, देखिए जब हम किसी तार में क्या बच्चों करंट फ्लो कराते हैं, धारा प्रवाहित कराते हैं, ठीक है, तो उसके चारों ओर क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसके तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, ठीक है। ये जो हमने लूप बनाया बच्चों, ये लूप, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, इसके रेखीय सदिश का क्या होगा, म्यू नॉट गुना होगा इस धारा का। धारा कितनी है इसके अंदर, आई धारा वाली, ठीक है। तो छोटा सा इसका फॉर्मूला है, ये भी आप याद करेंगे, देखिए लगभग गॉस की प्रमेय के जैसा ही है ये भी। क्या है, देखिए इंटीग्रेशन पी डॉट डी एल इजिकल टू मी नॉट आई है। या आई क्या बच्चों, इस लूप के अंदर बहने वाली धारा जो इस तार में बह रही है, ठीक है। तो ये बच्चे एम्पियर का परिपथी नियम का ये छोटा सा फॉर्मूला, आप इसको भी तैयार जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों दोनों क्वेश्चन बच्चों ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, वो कौन सा क्वेश्चन जिसके बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, तो प्लीज वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है अनुगमन वेग, ठीक है बच्चों, अनुगमन वेग को अपोभा वेग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अनुगमन वेग अर्थात अपोभा वेग को परिभाषित कीजिए। लिखना है क्या, देखिए इसके बारे में, देखिए ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम 2013, 16, 18, 20, 23 और 24 तक बच्चे एग्जाम में पूछा जाता रहा, बहुत ज्यादा इसकी डेफिनेशन आती है, ठीक है। क्या होता है देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। हेडलाइन आएंगे अनुगमन वेग। क्या लिखना है, जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी के सिरों से
जोड़ा जाता है तो चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडियो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो बच्चों ये है चालक, ये है क्या है, ये चालक है। चालक का मतलब जैसे कोई आप धातु की रोड, जैसे लोहे की रोड समझ सकते हैं, आपको एल्यूमिनियम की रोड इसको समझ सकते हैं, या कॉपर की रोड समझ सकते हैं, ठीक है। और हमने इस रोड का जो संबंध है बच्चों इस तार के माध्यम से हमने बैटरी से कर दिया। जैसे बच्चों हम बैटरी से करेंगे तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ये बच्चे इस ओर को चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब बच्चे इस ओर को चलेंगे तो इनकी जो स्पीड होगी, ठीक है, उसको तो कहेंगे बच्चों हम अनुगमन वेग, ठीक है। और अनुगमन वेग को बच्चों हम बीटी से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो स्पीड होती है बच्चों इनके चलने की इस चालक के अंदर, वो लगभग कितनी होती है, वो लगभग होती है बच्चों 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इसी बच्चों स्पीड को हम बोलते हैं अनुगमन वेग एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो ये इसकी बच्चों डेफिनेशन थी, और ये छोटा सा बच्चों इसका मैं चित्र बना के आपको क्लियर किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको तैयार करके जरूर जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, जो इस बार बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव यानी मैग्नेटिक डाइपोल को परिभाषित कीजिए। इसके दो उदाहरण भी बताइए। पहले चुंबकीय द्विध्रुव की हमको परिभाषा बतानी है, फिर इसके बच्चों हमको दो उदाहरण बताने हैं। और ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम 2018, 2019, 2020, 23, 24 और 25 तक बच्चे एग्जाम में ही पूछा जाता रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जितने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस सारे क्वेश्चन बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इनको तैयार करके जरूर जाइए, बस इतना ही याद करके जाइए, ऐसे आपको एग्जाम में कॉपी में लिख करके आना है, ठीक है। लगाएंगे हेडिंग, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, वह निकाय जिसमें बराबर शक्ति के दो चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। चुंबकीय ध्रुव होगा, यहाँ पे द्विध्रुव नहीं होगा, चुंबकीय ध्रुव, ठीक है। जैसे एक एन है और दूसरा एस है। एन क्या बच्चों, नॉर्थ पोल, और एस है साउथ पोल, ठीक है। यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो वह निकाय जिसमें बराबर शक्ति के दो, ठीक है, चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए क्षण चुंबक, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये क्षण चुंबक का ही बच्चों जो क्षण चुंबक है ये इसका डायग्राम है, और ये चुंबकीय द्विध्रुव का ही एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, चुंबकीय सुई, ठीक है, ठीक है। जैसे धारावाही लूप है वो भी क्या होता है बच्चों, वो भी क्या होता है, वो भी चुंबकीय द्विध्रुव का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको तैयार करके जरूर जाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, जो इस बार बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए समझाते हैं आप लोगों को, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, यानी आपको अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की परिभाषा बतानी है, ठीक है। मैंने कहा उदाहरण देकर समझाइए, तो इनके बच्चों हमको एग्जाम्पल भी देने, ठीक है। चलिए समझते हैं पहले अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखिए वे पदार्थ जो वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ठीक है, धीरे से चुंबक की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, आकर्षित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कि जब हम लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास में रखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है, ठीक है, और यहाँ अगर हमें कोई लोहे का पार्टिकल है तो क्या होगा, ये चुंबक की ओर क्या होगा बच्चों, आकर्षित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ बच्चों वही पदार्थ होते हैं, जब इनको चुंबक के पास में रखोगे तो क्या धीरे से क्या होता है बच्चों, धीरे से चुंबक की ओर क्या होते हैं बच्चों, आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। और ये अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके, जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, और भी बच्चों जैसे क्रोमियम है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कम से कम 2-3 एग्जाम्पल आप जरूर याद करके जाइए, कई बार विकल्प में भी आ जाता है कि निम्न में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही 4 बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए अगर आप एड लगाएंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये क्या होते हैं देखिए, इनको मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझाते देखिए, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, धीरे से प्रतिकर्षित होते हैं। देखो इनमें एक ही बात शब्द का अंतर है, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं चुंबक से, मान लो अगर यहाँ कोई चुंबक है, ठीक है, तो और यहाँ कोई पार्टिकल लगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ,
तो क्या इधर ये प्रतिकर्ष हो जाएगा, मतलब इससे दूर हट जाएगा। ठीक है। अनुचुंबकीय जो होते हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, लेकिन ये चिपकते नहीं, ये चुंबक को देख करके दूर भागते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सुनार होता है, उसके पास क्या होती है बच्चों, चुंबक भी होती है। तो अगर असली सोना होता है, ठीक है, तो वो चुंबक से नहीं चिपकता है। जैसे असली चांदी है तो वही चुंबक से नहीं चिपकती है, वो भी चुंबक से दूर भागती है। तो सोना और चांदी दोनों क्या होते हैं बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है। लिखना है क्या, देखिए डेफिनेशन बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल एयू मतलब ये सोने का प्रतीक है, एजी चांदी का प्रतीक है, एच जी ठीक है ये मरकरी का प्रतीक है। ठीक है। तो तीनों जो मैंने एग्जाम्पल दिए तो तीनों क्या बच्चों, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, चुंबक को देख करके चुंबक से दूर भागते हैं। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? चलिए तो ये भी आपको क्लियर हो गएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। ये अगला क्वेश्चन क्या है जो इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। चलिए समझाते देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन है एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड एग्जाम में 2015, 17, 19, 20, 23 और 25 तक बच्चों पूछा जाता रहा है। ठीक है। और इस बार भी बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको तैयार करके जरूर जाइए। क्या लिखना है देखिए, हेड लाएंगे एन टाइप अर्धचालक। क्या लिखना है, जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में +5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे फास्फोरस ठीक है मिलाया जाता है तो इसे एंटी अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। कई बार विकल्प में सवाल आता है कि जब हम एंटी अर्धचालक बनाते हैं तो हम कितनी संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, तो +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं। और ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा पदार्थ हो सकता है, तो वो होता है फास्फोरस। आप लोग जानते हैं कि फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका देखोगे तो 2,8,5 देखो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 8 10 और 5 15, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो जब हम एंटी अर्धचालक बनाते हैं बच्चों तो क्या मिलाते हैं इसके अंदर, हम फास्फोरस मिलाते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु ठीक है जैसे फास्फोरस मिलाया जाता है तो इसे एंटी अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, एंटी अर्धचालक बनाने के लिए हमें +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु हमें फास्फोरस इसके अंदर मिलाना पड़ेगा शुद्ध अर्धचालक में, तो बनेगा एन टाइप अर्धचालक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा हमको बतानी है, उसका मात्रक भी आपको बताना है। और ये क्वेश्चन है कि 2020 में, 2021 में, 23 में, 24 में, 25 में, यानी बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहा है। आप इसको तैयार करके जरूर जाइए। लिखना है क्या है एग्जाम में, हेड लाएंगे स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है। देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मात्रक क्या बच्चे, इसका मात्रक होता है हेनरी। जो आपका जो स्वप्रेरण गुणांक है बच्चों इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फार्मूला भी देख लीजिए, स्वप्रेरण गुणांक को बच्चों हम एल से लिखते हैं। ठीक है। समझ में रहा है, मात्रक है हेनरी। ठीक है। और इसका प्रतीक है एल। ठीक है। एल बराबर होता है n π/i होता है और एच का बच्चों हेनरी है, यानी इसका मात्रक है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये वो सारे क्वेश्चन थे जिस बार बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप तैयार करके जरूर जाइए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।